Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मुंबई 2008 का टेररिस्ट अटैक, उसने ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को मुकम्मल तौर पर कड़वा कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में ये एहसास हुआ कि 9/11 के बाद एक बहुत ही संगीन टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और वो हुआ और पूरी दुनिया की आंखें खुली। उस टेररिस्ट अटैक में 13 मुल्कों से तल्लक रखने वाले लोग मारे गए। उसके टारगेट्स जो थे, उसमें एक ज्यूश सेंटर भी था। उस टेररिज्म का जो महीना था वो नवंबर का महीना था, और 26 नवंबर 2008 को ये घटना हुई। इस पर हम आज तजिया करेंगे 12 बरसों बाद। मेरे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब स्कॉटलैंड से वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे तारीख दिन की याद कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच तल्लकात को मुकम्मल तौर पर कशीदा कर दिया, और ये तब तक कशीदा रहेंगे जब तक पाकिस्तान की तरफ से उन टेररिस्टों के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्पिरेशंस में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान इक़दाम नहीं उठाता। मगर पूरी दुनिया भी पहली बार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होने वाले इस टेररिज्म पर चौंकी। आप ऐसा ही समझते हैं जैसा मुझे नज़र आता है? सबसे पहले तो ताहिर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि आपने मुझे इतने अहम मौजू के लिए आज इंटरव्यू के लिए चुना है। आपका बड़ा माशाल्लाह चैनल, पॉपुलर चैनल है पूरी दुनिया में। देखिए, जैसा आपने खुद ही फरमाया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र किया है, तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे पावरफुल जो सेक्शंस हैं उनकी आशीर्वाद से और ये अटैक हुआ, और इस अटैक की तैयारी हुई, इस अटैक की बाकायदा प्रैक्टिस हुई। पहले इनकी ड्रिल्स हुई हैं, उसके बाद इन लोगों को वहां पे इन्फिल्ट्रेट किया गया। अब मसला ये है कि ये हमला किया क्यों गया। देखिए, बात ये है कि जब भी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की तरफ से, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो उसकी बॉडी है सियासी पूरे पाकिस्तान की, उसकी तरफ से जब भी ऐसी बात होती है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए, या ये जो नैरेटिव है इंडियन हेट का, इससे हटती है हमारी अवाम, और वो जो उनको मसाइल दरपेश हैं, जैसे इकोनॉमिक मसाइल हैं, महंगाई है, लैक ऑफ एजुकेशन का मसला है, हेल्थ केयर का बहुत बड़ा इशू है, दवाइयाँ नहीं अस्पतालों में मिलती, जगह ही नहीं मिलती, बेड ही नहीं है, और बेशुमार जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, वो जब वो ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं और लोग, और वो सियासी मौज़ूआत का सियासी बहस का मौजू बनना शुरू हो जाती हैं, तो हम देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या था 26/11 का, ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोई पीस डायलॉग की कोई ट्रेन चल भी रही थी, तो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह बर्बाद करना, उसको डिरेल करना, और उसके रास्ते में आने वाले पुलों को भी उड़ा देना जो है, ये उस मकसद के तहत ये वाक़या हुआ। बड़ा शर्मनाक वाक़या है। 166 से 170 तक लोगों की हत्या हुई इसमें, 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 5-6 मकामात पे ये अटैक जो है इसको कोऑर्डिनेट किया गया। कराची के समुंदर से ये लोगों को भेजा गया, और वो समुंदर के रास्ते मुंबई जो है, कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, उसमें दाखिल। उसकी तो ज़ाहिर है जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बाज नहीं आती, और ना ही वो बाज आएगी, इसलिए कि उनका ये जरिया माश है उनका। वो अगर ये दहशत गर्दियां ना करें, तो उनके फौज के सियासत में और मईशत में जो रोल है, वो रोल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह वो विराजमान है, यानी सी पैक फौज चला रही है, तो इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसको जस्टिफाई वो इसी तरह करते हैं कि खतरात, हमें इंडिया से खतरा है, हमें इसराइल से खतरा है, हमें अफगानिस्तान से खतरा है। तो इस तरह की चीज़ों का हवा बना के फियर एलिमेंट जो है उसके ऊपर ये राज करते हैं पाकिस्तान।
डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये इनका एक तरह से ब्रेड एंड बटर है टेररिज्म। तो आपको जो अब बदलती हुई दुनिया है, जिसमें हम बहुत वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजिक अलायंस की हैसियत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, चूँकि वेस्टर्न वर्ल्ड्स, नाटो और ख़ास तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कुछ हालात की समझ आ गई। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या पाकिस्तान की ये जो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इस तरह का कोई टेररिस्ट एक्ट और भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अभी नगरोटा में नहीं देखा आपने 4 दिन पहले इन्होंने कोशिश की कि 26/11 की सालगिरह मनाएंगे। ये सालगिरह भी साले बम धमाकों से मनाते हैं कि गरीबों को मारो, मासूमों को मारो, सिविलियंस को मारो, इलाके में अमन का तहस नहस कर दो। ये 26/11 की सालगिरह मनाने लगे थे अपनी तरफ से। डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, पहली दफा जम्मू कश्मीर जहां से मेरा ताल्लुक है, हमारे यहाँ पहली दफा डीडीसी के इलेक्शंस, डायरेक्ट डेवलपमेंट कमेटियों के इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। और डेवलपमेंट के जितने फंड्स होंगे वो पहले जिस तरह एक मरकज में जाते थे और वहां से करप्शन होती थी और फिर ट्रिकल डाउन होके वो आते थे नीचे, अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है मोदी सरकार ने। अब डायरेक्ट जो है पंचायतों को, सरपंचों को पैसे दिए जा रहे हैं। इसी तरह डीडीसी के इलेक्शंस के बाद भी अब जिले सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो फोकस उसके ऊपर होगा। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि उसको डिरेल करे। 7 गुपकार ग्रुप जो है, जिसको मैं गुपकार गैंग कहता हूँ, वो उन्होंने तो अभी तक नगरोटा के जो इंसिडेंट है उसको कंडेम नहीं किया, खामोश है उसके ऊपर। तो जहां तक बात आ जाती है, इसमें आपने पहले ये जिक्र किया कि जी ये नई जो सूरत हाल है आलमी, जिसमें शायद पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक जो है वो इतनी कामयाबी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ये न्यू लिबरलिज्म का सिस्टम शुरू हुआ 1980 की दहाई में साउथ अमेरिका में, फिर वहां से ब्रिटेन, फिर रेगनॉमिक्स, ये सारा जो चला प्राइवेटाइजेशन का, न्यू लिबरल अनब्राइडल अनफेटेड कैपिटलिज्म, यानी डीरेगुलेट कर दो कैपिटलिज्म को। मिल्टन फ्रीडमैन जो शिकागो के स्कूल ऑफ थॉट के लीडर हैं, उनकी फिलॉसफी के ऊपर ये सारा चला। इसका पहला तजर्बा चिली में हुआ, पनोशे की क़यादत, और फिर ये चाइना में भी मिल्टन फ्रीडमैन, आपको पता है, 4-5 दफा चाइना गए खुद, और वहां उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया। यानी कि पूरे दुनिया में जो न्यू लिबरलिज्म था, इसकी 2 ही चीजें मेन। एक ये कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी आप जहां मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग करें, पैसा किसी मुल्क का किसी मुल्क में ले जाए, कोई टेंशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, होना चाहिए। दूसरा जो है वो था फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। तो उसके तहत आप देखें कि दुनिया में एक शिफ्ट हुआ, और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस थी वेस्टर्न यूरोप की, अमेरिका की, वो सारी शिफ्ट हुई ईस्ट की तरफ। इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, इन इलाकों में आई। और उसकी वजह से वहां पे जो मुल्क थे उनके अंदर एक इक्तसादी बढ़ोतरी आई। उस इक्तसादी बढ़ोतरी ने नए छोटे छोटे साम्राज्य ममालिक पैदा किए, नए छोटे छोटे इंपीरियलिस्ट ममालिक पैदा किए। इंपीरियलिस्ट ममालिक क्या होता है कि इंपीरियलिज्म उस मुल्क को कहते हैं कि जब आप अपने मुल्क के अंदर मुल्क का सरमाया और मुल्क की मेहनत की कुवत को एक्सप्लॉइट करके मजीद मुनाफा ना कमा सकें या शरह मुनाफा को ना बढ़ा सकें, तो फिर आप दूसरी मंडियों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल बात है। तो उसमें आप देखें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, टर्की, रूस, ये सारे मुल्क जो है इन्होंने, इवन पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश में जाके फैक्ट्रियां लगाई, इन्होंने वहां से मुनाफे कमाए। तो ये छोटे छोटे जो साम्राज्य मुल्क थे, इन्होंने अपने इलाकों में मंडियों पे जो कब्जे हैं उनके लिए छोटे छोटे अलायंसेस बनाने शुरू किए जी। जैसे पाकिस्तान का, तुर्की का, मलेशिया का अलायंस। तो इन अलायंसेस को फिर बड़े जो साम्राज्य ममालिक हैं उनकी छत्र छाया चाहिए। लिहाजा ये छोटे गुंडों को बड़े गुंडे चाहिए जो इनकी रक्षा करें। तो फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कैसे अमेरिका के कैंप से निकल के चाइना के कैंप में चला गया, यानी उस साम्राज्य कैंप में चला गया। ये सारा कुछ हो रहा है। इसकी बैकग्राउंड में आज हिंदुस्तान जो है उसकी अहमियत को शायद दुनिया अभी समझ नहीं रही। चाइना को कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना से ज्यादा अहमियत इस वक्त आने वाले जमाने में वो भारतीय इकोनॉमिक्स की होगी, भारतीय इकोनॉमी की होगी, भारतीय इन्वेस्टमेंट की होगी, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट।
तो इसका भारत मतलब ये डॉक्टर साहब, मैं टोक रहा हूँ आपको कि ये फिर वो जो भारत की इम्पोर्टेंस है उसको शेक करना चाहते थे और मज़ीद शेक करना चाहते हैं, जो अभी एक टेररिज्म के एक्ट की कोशिश की इन्होंने। ये भारत की इकोनॉमी को शेक करना चाहते हैं, ये भारत के लिए एक नया स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और ये उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, शाह महमूद कुरैशी ISPR के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कर रहा है। मैं हंस भी रहा था कि यार ये वो बातें तुम कर रहे हो जो तुम खुद करते हो। तुम कह रहे हो ये इंडिया ने ये किया, हमारे पास सबूत है, लेकिन हम सबूत अभी आपको नहीं दे सकते, जब वक्त आएगा तो देंगे। तो वो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान दहशतगर्द है। परसों आर्टिकल छपा है वाइस एडमिरल जो थे साबका शहजाद चौधरी का डॉन में, उसमें वो लिखते हैं कि जी अजित डोवल जो है ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा है, ये बलोचों की सपोर्ट कर रहा है, ये पश्तूनों को कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। और भाई मुझे ये बताओ कि क्या अजित डोवल जो है वो जिम्मेदार है कि जो इमरान खान की पुअर परफॉर्मेंस है इकोनॉमी में उसका जिम्मेदार है, जिसके नतीजे में PDM बनी, जिसके नतीजे में जलसे हो रहे हैं। तो ये सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया को किसी तरह ड्रैग डाउन करें, लेकिन इंडिया को ड्रैग डाउन किया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है या इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है उसको मैं कहता हूं सनातनी बिजनेस मॉडल। अब ये एक नई टर्म है और इसको ऊपर मैं काम कर रहा हूं। सनातनी बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें फ्रेंडशिप फर्स्ट, बिजनेस आफ्टर, यानी कि फ्रेंडशिप बिफोर कंपटीशन। और इंडिया जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है पूरी दुनिया को कि आप आए यहाँ, हम आपको हर किस्म की सहूलत देंगे और इंडिया आपके साथ compete नहीं कर रहा किसी चीज में। वी आर नॉट ट्राइंग टू compete, वरना तो हिंदुस्तान फौजें चढ़ा दे, श्रीलंका पे चढ़ा दे, जी बांग्लादेश पे चढ़ा, मंडियों पे कब्जा जो करना है। लेकिन वो किसी किस्म के इस किस्म के मार्शल जो एम्बिशंस हैं आप देखेंगे कि इंडिया में नहीं है। हाँ, हमसायों के हैं, वो इंडिया पे एनक्रोच करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं मुंबई 2008 का जो अटैक था, भारत की इकॉनमी उस वक्त बहुत ऊपर जा रही थी। भारत का जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो तब भी बहुत ऊपर था, आज भी बहुत ऊपर है। लेकिन एक तरह से ये कोशिश नज़र आती है टेररिज्म करने वालों की कि भारत को एक डेंजरस प्लेस के तौर पर पोर्ट्रेट किया जाए, टूरिज़म ना हो। इस टेररिस्ट एक्ट से ये कोशिश की गई कि भारत में इंडस्ट्री को धचका लगे, उसकी इकॉनमी को धचका लगे, और ये भी कोशिश की गई ये कहने की कि हम आपके साथ खुली जंग तो नहीं कर सकते मगर आपको हम कंटेन कर सकते हैं इस तरह की हरकतों से। ये सारी बातें मुझे समझ आती हैं। क्या आप इनको ऐसा ही देखते हैं या कैसे देखते हैं आप? बात तो ये है जी ताहिर भाई के हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें हो सकती हैं कि जी इंडिया को ऐसे कर देते हैं, धमाके करके ये कर देंगे, टूरिस्टों को भगा देंगे, इन्वेस्टर्स को भगा देंगे कि इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस। लेकिन इंडिया इज टू बिग to be to be contained by these small tiny bits of so-called terrorist acts। आप देखें मुंबई आज फिर फल फूल रही है, इंडिया फल फूल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। आपको पता है कि बिहार के जो इलेक्शन हुए उन्होंने ये 26/11 को सबसे बड़ी जो डिफीट है 26/11 की, वो बिहार के इलेक्शन है जिसमें बीजेपी जीती है। और बीजेपी ने जिस पार्टी का साथ अलायंस किया, जो वहां की बड़ी पार्टी, उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी लेके तो वहां जीती है। फिर आप ये देखें कि कोरोना वायरस में 1,30,00,000 लोग कोरोना में मरे हैं इंडिया में, और कितना फैला है कोरोना। लेकिन उसके बावजूद इंडोर्स किया है लोगों ने बीजेपी की गवर्नमेंट को। और उसका मतलब क्या है? बीजेपी की गवर्नमेंट को इंडोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई कल्ट डेवलप हो रहा है। उसका मतलब ये है कि जो बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, इंडिया की इस वक्त जो पॉलिसीज हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो एक्सेप्ट की जा रही हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके फ्रूट्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इकॉनमी सूख रही है। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 10% सूख रही है पूरी दुनिया की, उसके बावजूद ये रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये है कि ये दहशतगर्दी जितनी मर्जी कर ले, ये इंडिया का बाल भी बीका नहीं कर सकते। हाँ, ये खुद दुनिया में आइसोलेट होंगे। आप देखिए 56 ममालिक, इस्लामी ममालिक में एक मुल्क भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आज पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक सतह पर उनका साथ दे।
और ये शाह महमूद कुरैशी भोंगियां मारता है, कभी ये कहता है कि जी हम ओआईसी की मीटिंग अगर सऊदी अरेबिया नहीं बुलाता तो हम अपने दोस्तों के साथ यानी मलेशिया और तुर्की के साथ बैठ के हम मीटिंग कर लेंगे। तो फिर कैसा जवाब मिला इनको, उन्होंने इनकी तेल की पाइपलाइन क्रेडिट बंद कर दी, 1 बिलियन वापस मांग लिया, 3 बिलियन का भी जुर्माना इनको देना है, वो जो इनके खिलाफ केस था सऊदीया ने किया। तो ये इंडिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये खाम ख्याली है। ये हमें सबक क्या, हमें सबक जो है, असल सवाल ये होना चाहिए कि 26/11 का सबक क्या है। हाँ, और क्या सबक 26/11 है? के बाद जी, तो क्या सबक है? सबक ये है कि जब तक आप रूट कॉज को खत्म नहीं करते उस वक्त तक ये छेड़ाछाड़ी लगी रहेगी, ये नगरोटे होते रहेंगे। ये 26/11 खुदा ना करे कि दोबारा हो, लेकिन पुलवामा हुआ ना, फिर आपने देखा। तो ये जब तक रूट कॉज को खत्म ना किया जाए, और रूट कॉज जो है उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है, रूट के अंदर भी कीड़ा है, यानी पाकिस्तान के अंदर बलोच सेपरेटिज्म इतनी शदीद है, हर रोज वहां जंग हो रही है। कोई रिपोर्ट करे ना करे वो एक अलग सवाल है, लेकिन वहां पे डेली बेसिस के ऊपर आर्म्ड कन्फ्रंटेशन हो रही है पाकिस्तानी फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। सिंध के अंदर अब शुरू हो गया काम, आए दिन सिंध में सिद्धू देश के नाम के जुलूस निकलते हैं। पहले हमारे जमाने में भी निकलते थे, लेकिन शाजो नादर कभी कहीं निकला तो हंसी में उड़ा देते थे कि हाँ भाई जी हम सैयद साहब ने ये जुलूस निकलवाया या फलान ने निकाला, लेकिन अब तो ये रोज का मामूल बनता जा रहा है। पहले हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग गायब हो रहे हैं, अब सिंध में भी गायब होना शुरू हो गए। आप देखें पख्तूनख्वा में जो पीटीएम है उन्होंने जलसा किया, 2 यंग लड़के हैं यार, बिल्कुल यंग लड़के, एक वो अली वजीर है और एक वो मोहसिन दावड़ है। लाखों का मजमा आ गया उनके वहां, बगैर कारों के, बगैर बसों के, पैदल चल के। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इनको हमें देखना चाहिए। और पाकिस्तान का जो ये दहशतगर्दी का रूट कॉज है वो पाकिस्तान की आर्मी है, और पाकिस्तान की सोसाइटी अंदर से फटने वाली है। पीडीएम के जलसों को मामूली ना समझा जाए। आपने देखा कि खादिम हुसैन रिजवी को कैसे कत्ल किया एस्टैब्लिशमेंट ने, इतने उसका इस्तेमाल किया पहले, उससे फ्रांस को उन्होंने धमकी दिलवाई फ्रांस को। फिर जब उन्होंने देखा कि थोड़ा ज्यादा हो गया ये, और उसने ये भी शुरू कर दिया हमें भी गालियां दे रहा है, और ये तो अपना ही झंडा लेके, यानी एक बोतल जो जिन से निकल गया वो अब जिन वापस बोतल में नहीं जा रहा था, उन्होंने उसको आगे चला दिया, चलो भाई आप आगे तशरीफ ले जाओ, उसको मार दिया। तो ये सारी चीजें ये फटेंगी। ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायद को जो इन्होंने मारा है, ये तूफान भी फटेगा, ये एक अलग अंदाज में फटेगा। और पीडीएम का तूफान भी फटेगा, ये एक अलग अंदाज में फटेगा। तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल काइंड्स ऑफ अनार्की जो है, मल्टीपल शेड्स ऑफ अनार्की जो है वो पाकिस्तान में उभरेंगी, और ये क्लैप्स हो जाए, बिल्कुल क्लैप्स। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक नहीं हुआ। मैंने तो आर्टिकल लिखा था जरदारी साहब के दौर में डेली टाइम्स के लिए, उसमें ने लिखा था डिफॉल्ट विद डिग्निटी और डाई विद डिसग्रेस। या बेहतरीन तरीका पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये था कि ये डिफॉल्ट कर देते, अर्जेंटीना की तरह हाथ उठा देते कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, क्लीन स्लेट लेके दोबारा इकोनॉमी को बिल्ड करते। लेकिन इनमें ये इतनी हिम्मत ही नहीं है, ना इनके अंदर इनसाइट है, ना फोर्टसाइट है। तो 26/11 का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें कश्मीर के मसले के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी इंडियन टेलीविजन पे मेरा इंटरव्यू था, उसमें मैंने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा कि भाई करने का क्या, ये क्या सवाल कर रहे हैं आपके, क्या करना चाहिए? फौजें भेजो अंदर, तुम्हारी जगह है, तुम्हारी धरती है, पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, पाकिस्तान हमलावर है। आप अभी वही कर रहे हैं कि हम क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, इस तरह नहीं चलेगा। यू हैव टू मूव योर ट्रूप्स इन, यू हैव टू गो इन एंड स्मैश ऑल द टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन आजाद कश्मीर। तो ये इसका ये सबक है कि हमें अब सवाल ये है कि इसको कैसे किया जाए। आपने बात की इंडियन टेलीविज़न पर भी, और मेरे से भी बात कर रहे हैं कि भाई इस रूट कॉज को अगर कंट्रोल करना है, यानी इसको ख़त्म करना है, तो आपको अंदर घुस के मारना है। तो क्या आपको कोई ऐसी भारत की तरफ से पॉलिसी नज़र आ रही है नियर फ्यूचर में कि वो कोई ऐसा एक्ट करेंगे कि उस टेररिज्म का मुकम्मल खात्मा कर सकें? देखें, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, ठीक है ना। तो हम स्टूडेंट होते थे ना कॉलेज में, तो चलते चलते आपके साथ थोड़ा सा लाइट भी होना चाहिए ना, सीरियस हो गए। तो वो हम पंजाबी में कहा करते थे, कहते थे कॉलेज में जाते कहते थे चांड पहले मारनी है, गल बाद करांगे। थप्पड़ पहले मारे, बात बाद में होगी। हाँ,
वो है डिफेंसिव ऑफेंस। राइट। पहले जाके 2 साल छोड़ दो, उसके बाद फिर सॉरी कर लेना, बात करेंगे बैठ के, अच्छा यार गलती हो गई। बात ये है कि इंडिया इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि इंडिया बिल्कुल तैयार है, इंडिया की जनता तैयार है। सबसे बढ़ के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तंग पड़े हुए हैं। जो ये गिलगित बल्तिस्तान का हाल देख लें आप, डेली वहां मुजाहरे हो रहे हैं, गाड़ियों को आगे लग रही हैं, टायरों को जला रहे हैं हमारे बच्चे। टायर साहब कितनी याद जाती है, कितनी ज्यादती है यार। साढ़े बच्चे उत्थे, साढ़े बच्चे बजाय स्कूल कॉलेज जान दे, साढ़े बच्चे टायर साड़ रहे हैं यार। मेरा दिल फटता है, खुदा आई एम सॉरी यार, नो नो आई अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा दिल फट जाता है यार ਜਦੋਂ मैं देखना कि साढ़े बच्चे बजाय यूनिवर्सिटियां जान, बागां च बैन, पार्कां च जान, सिनेमा च जान, कोई अच्छा काम करन, ऐसा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗ कर देती है। दैट दे आर बर्निंग टायर्स, पीट रहे हैं कि हमें वोट का तुम हक नहीं दे सकते। तो ये इस वक्त हिंदुस्तान को बड़ा सोच समझ के तय करना चाहिए। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, ये कहते हैं इस्लाम पूरी अरब दुनिया में ऐसे फैला जैसे जंगल में आग फैलती है, ठीक है ना? क्यों फैला, क्यों फैला इस्लाम? इसलिए फैला कि जिन जिन जगहों पे फैला, जहां जहां इस्लाम गया, फौज गई इनकी, वो उन्होंने दावतें दी उनको कि आओ हमारे हुक्मरान बड़े जालिम हैं, हमारी जान छुड़ाओ इनसे। इसलिए फैला। आप पढ़े इस्लाम की तारीख, ये शाम, दमिश्क, वमिश्क, सारा इराक तक लोगों ने बुलाया उनको कि यार ये हमारे हुक्मरान जो हैं, पेगन्स जो हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाओ। वो तब इस्लाम फैला। इसी तरह से इस वक्त जो है वो हमारे लोग कदर तंग आ चुके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे यकीन जाने इतनी शदीद बमबारी हो रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पता नहीं वो बंदा जानता है जिसका घर ऐसी जगह पे हो जिसके घर के बराबर में गोला गिरे, कि गोले के धमाके की धमक क्या होती है। आपको पता है कि 5 मील पे भी गोला गिरे ना तो उसकी धमक यहां तक आती है, खिड़कियां जो है वो शीशे का नाजुक हो तो टूट जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है भारत को करना पड़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान बहुत कमजोर सिचुएशन में है। ये वक्त है हमला करने का, ये वक्त है अपनी जो हमारी, यार ये आजाद कश्मीर कहते हैं, ये जम्मू का इलाका था, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया है। 26/11 होती है तो हम कहते हैं जी हमें अजमल कसाब दे दो। भाई ये कोई बात है करने वाली कि अजमल कसाब दे दो? हमें अजमल कसाब दे नहीं तो हम जाके ले लेंगे उसको। वी विल गो इन एंड वी विल हंट देम डाउन, एवरी सिंगल टेररिस्ट कैंप एंड एवरी सिंगल टेररिस्ट सेमिनरी शुड बी ब्लोन टू पीसेस। ये हमारा होना चाहिए। हमें किसी से क्या डरना है? 1,35,00,000,000 की आबादी है, 5 लाख अगर हमारे लोग शहीद भी हो जाते हैं तो बाकी तो सुखी रहेंगे। मारो इनको सालों को। ये है 26/11 का मैसेज, ये है सबक 26/11 का। तो पूरी दुनिया जो आपको नज़र आता है, ख़ासतौर पर आप यूरोप में रहते हैं, यूरोपियन यूनियन को भी एहसास है जब 26/11 की बात होती है और जब भी हर साल वो महीना आता है, तो आप वहाँ यूरोप में बैठे हुए महसूस करते हैं कि इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और यूरोपियन यूनियंस के लीडर्स या मीडिया अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो, जस्टिस की बात कर रहे हो? कोई ऐसी इन्वायरमेंट आपको आज नज़र आती है? नहीं आती, ना ही मैं तवक्को करता हूँ, ना आती है, ना मुझे तवक्को है। ना मैंने कभी यहाँ पे वेस्टर्न ये जो जगह है यहाँ जाके कभी इनसे मैंने भीख मांगी है कि जी आओ हमें इंसाफ दो। हम, हमारे बाजू में इतनी खुद तड़ है, इतनी ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम खुद अपने लिए इंसाफ ले सकें। हाँ अलबत्ता यूएनएचआरसी के सेशंस में मैं जरूर जाता हूँ क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ग्लोबल मंच है, एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर सारी दुनिया के मजलूम लोग आके अपनी जो मुश्किलात हैं, जो अपनी तकलीफें हैं, उनको शेयर करते हैं, उनको एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करते हैं। वहां तक ठीक है। और वहां पे भी मैंने लास्ट टाइम जिनीवा में कहा था कि पाकिस्तान को वॉर क्राइम्स के लिए ट्राई किया जाए, जो उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया 22 अक्टूबर 1947 को, और इस पर मैं काम कर भी रहा हूं। एनीवे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि यूरोपियन यूनियन क्या कहती है 26/11 को, या अमेरिका क्या कहता है, या कौन क्या कहता है। मुझे ये है कि हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट यूरोपियन यूनियन। उनके अपने बड़े मसाइल हैं, उनको वो लगे हुए कोविड-19 को लड़ रहे हैं, उधर से ब्रेक्सिट हो गया, ये निकल गए हैं, वो यहाँ पे एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। इनको छोड़ें आप,
हमें ये सोचना है कि भारत की जो अवाम है, भारत की हुकूमत है, भारत की सेना है और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, मैं एक मूवमेंट शुरू करने जा रहा हूँ। जी। चलो आपके चैनल से ही उसका आगाज कर देते हैं। मूवमेंट मैंने सोचा है कि शुरू की जाए जिसका नाम रखा जाए मिलाप। अच्छा। मिलाप मूवमेंट। और वो मिलाप मूवमेंट ऐसी मूवमेंट हो जिसके अंदर हम ये लेके मुद्दा चलें कि हमारे बिछड़े हुए लोगों को आपस में मिलाया जाए। माफी चाहता हूं यार, जी आपका जी, नहीं, प्रोग्राम मैं खराब। समझता हूँ आपके जज्बात। जी, खास तौर पर कश्मीर के दोनों तरफ जो हाल है। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि उनको मीरपुर में दफनाया जाए यार, लेकिन वो ग्लासगो में दफनाना पड़ा। तो इन बिछड़े लोगों को मिलाया जाए, बिछड़ी हुई धरती को मिलाया जाए और हमारा देश जो है वो दोबारा खुशहाल हो और ये जंग से हमारी जान छूटे, इस आतंक से जान छूटे और हम खुशहाली की तरफ जाएं। मैं अपने बच्चों को क्या दे के जाऊंगा यार, क्या दे के जाऊंगा? तो कम से कम ये है। इसलिए ये मैं सोचता हूं कि हमें सबको, इसमें आपको भी शामिल होना चाहिए, सब कोई इसमें वो मिलाप मूवमेंट, ये मिलाप की बात करो, सारे जी, मिलके मिलाप की बात करो। ना इसका कोई लीडर है ना कोई इसका सेक्रेटरी है। मिलाप मूवमेंट, एक अवामी मूवमेंट शुरू की जाए जिसमें सब लोग ये कहें कि मिलाप होना चाहिए, मिलाप होना चाहिए। लेकिन मिलाप के रास्ते में जो रुकावट है, और वो रुकावट वही है जिसने 26/11 के टेररिस्ट हमले करवाए थे। उस रुकावट को आप कैसे दूर करेंगे? उस रुकावट को तो देखें, एक तो गुफ्तगू देखें। वो एक हमारे दोस्त होते थे एजाज रिजवी, वो मसावत अखबार में काम करते होते थे। तो एक दिन वो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, तो कहने लगे, न गुफ्तगू से न शायरी से जाएगा, उठा असा के फिरौन इसी से जाएगा। तो बात ये है कि ये जो है ना पाकिस्तान, गुफ्तगू से तो हमने देख लिया, 70 साल से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नहीं जा रहा। यानी हमारी हालत ये हो गई है कि हम 10 मिनट बोलते हैं तो 5 मिनट रोते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी तकलीफें हैं। और फिर आप जैसा बंदा सामने आ जाए जो अपने घर दोस्त हो, पीछे से भी तो वो फिर ऐसा लगता है जैसे को अपना आ गया है, जिसके सामने रो भी लो सारा कुछ। वरना ऐसे हर जगह पे आंसू थोड़ी निकलते हैं, ये तो सस्ते थोड़ी हैं आंसू। तो हमने रो रो के भी समझाया, हमने बोल के भी कहा, सारा कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान सुन नहीं रहा। हमें तो छोड़े, वो अपने लोगों की नहीं सुन रहा, नवाज शरीफ की नहीं सुन रहा। उसकी बेटी बेचारी, वो इतनी दिलेर निकली है उसकी बेटी, वो उसकी नहीं, किसी की सुनते ही नहीं है जी। तो फिर जब नहीं सुनते तो फिर तरनियां पैणियां ने। फिर इंडिया को, इंडिया और अफगानिस्तान, ये दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को बिल्कुल अंदर जाके जहां पे सारा कुछ इसका खत्म कर देना चाहिए। इसका फौज, इसका GHQ, इसका सारा कुछ, वहां के लोगों को आजाद कर दें। वहां के लोगों को आजादी चाहिए, वो गुलाम है बेचारे। पंजाबी भी गुलाम है, सिंधी, बलोच, पंजाबी, हजारा, हरिपुर हजारा से लेके दूसरे हजारा, बलोचिस्तान, ये सब गुलाम है बेचारे, इनको आजादी मिले। लेकिन क्या और आपको अमजद साहब इतना ही आसान लगता है ये, बहुत जबकि आसान है। न्यूक्लियर तो पावर है? पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती ताहिर भाई, पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये दलाल हैं, ये पिम्प्स हैं। ये जो है फौजी जीपे चीनियों को देते हैं और वो फिर जाते हैं बाजारे हुसन उनको लेके। ये फौजें लड़ने वाली हैं, इनके अंदर वो लड़ने की, वो वतन पे मर मिटने का जोश, वो जान लुटा देने के जज्बे ही नहीं है इनके अंदर। ये मसनूई फौज है, ये सिर्फ बंदूक है इनके हाथ में और अवाम निहत्ती है, इसलिए अवाम इनका कुछ नहीं कर सकती। तो फौज के साथ फौजें ही लड़ती हैं। तो इसलिए ये है कि पाकिस्तानी फौज ना लड़ सकती है, आज तक इन्होंने कोई जंग नहीं जीती। और उसके अलावा आप ये देख लें कि ये फौज जो है बैंकिंग में, ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में, ये सीरियल बनाने में, ये टूथपेस्ट बनाने में, ये फौजी फाउंडेशन, यानी कोई इन्होंने महकमा छोड़ा है सिविलियन के लिए कि पाकिस्तान में कौमी सरमायादारी जो है वो पनप सके या कौमी सरमायादार पैदा हो सके। जब नवाज शरीफ बनता है या कुछ होता है, अच्छा है या बुरा है वो अलग चीज है, मैं तो एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना की बात कर रहा हूँ। ये उठने ही नहीं देते किसी को। तो कैसे आपके यहाँ नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की 4 खासियतें होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले वो करता है वसी पैमाने पर
सनतकारी। दूसरा वो करता है जागीरदारी का खात्मा। जागीरदारी का खात्मा करने से ये होता है कि जो सर्व्स होते हैं देहातों के वो रिलीज होते हैं और शहरों में आके वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस में आके लेबर बनते हैं। तीसरा उसका ऐसा होता है कि वो एक सेकुलर सोसाइटी बनते हैं, मजहब को रियासत से अलग कर देते हैं। और चौथा और फाइनल होता है कि वो नेशनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एक पावर्स को डिवॉल्व करते हैं, वो ऑटोनॉमी ज्यादा से ज्यादा देते हैं सूबों को, एथनिक इलाकों को या लिंग्विस्टिक इलाकों को। वो पावर ये चार चीजें हो सकती हैं पाकिस्तान में, फौज करने नहीं देती। तो आखिर में ये बताइए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भाई कि जो सिचुएशन है इतनी कंसर्निंग, ग्रेव, और आज हम ख़ास तौर पर 26/11 के टेररिस्ट अटैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे हैं, तो आखिर में हमारे व्यूज़ को ये बताइए कि आफ्टर ऑल पीस के लिए फिर अमली इक़दामात कैसे उठाए जाएं उस रीजन में? पीस के लिए अमली इक़दामात जंग के रास्ते से ही होंगे। ये पीस जहां हमने पीस को आप यूं समझे ना, आप पीस को समझें कि पीस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो पड़ा हुआ है वहां, और हमने एक दूर किसी जगह जाना है और वहां से उस पीस को उठा के लाना है। तो आग के दरिया में से गुजर के जाएंगे तो वो चीज मिलेगी, मांगने से नहीं मिलेगी। ये खत्म करना पड़ेगा जिना का पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, दो कौमी नजरिया, ये कम्युनल बेस्ड स्टेट खत्म करनी पड़ेगी। इसके अंदर जाकर यहाँ से दहशतगर्दों के कैंप खत्म करने पड़ेंगे। इसमें हमारी जान जाती है तो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही और कोई रास्ता नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान वाला है और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ के लोगों के लिए जो 370 और 35A को खत्म किया ना, और एक रास्ता बनाया है, CAA भी किया है। और तो मैं हजरत मूसा की मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ जब फिरौन से उन्होंने कहा ना मेरी कौम को छोड़ दो भाई, मैं जा रहा हूँ लेके, तो जब वो दरिया नील पे पहुंचे तो पानी था, पीछे फौज थी फिरौन की। दुआ की, उन्होंने कहा अल्लाह किधर फंस गया मैं, अब क्या करूं, हम तो मर जाएंगे साथ। तो उन्होंने वो हुक्म आया कि तुम अपना असा दरिया में फेंक दो, तो उन्होंने अपना असा दरिया में फेंक दिया, तो दरिया के बीच में से अलहदा हो गया, पार्ट उसके दो अलहदा हो गए, बीच में से खुश्की निकल आई, तो ये निकल गए पार। फिरौन की फौजें जब दरिया नील में उतरी तो वो पानी फिर एक हो गया और ये सब डूब के मर गए। ये जो 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया ना सर, ये वो असा है फेंका जो मोदी ने हमारे लिए रास्ता बनाया है कि आ जाओ इधर से, ये हमारे लिए रास्ता बनाया है। ये बेवकूफों को समझ नहीं आ रही, ये जितने आपके डायस्पोरा में लीडर बैठे हैं ना कश्मीरी, इनको समझ नहीं आ रही इस चीज की, या फिर ये चाहते नहीं है कि हम समझें। तो 40 साल का देखें, हमें तो ये बताया जाता ना कि हजरत मूसा अपनी कौम को लेके गए और मनोसलवा खाते रहे रास्ते में, और फिर वो पहुंच गए कुनान फलस्तीन। ये नहीं बताया जाता कितना टाइम लगा उनको पहुंचने में, 40 साल। ताहिर भाई 40 साल लगे, हमें तो 80 साल होने वाले हैं यार। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद अयूब भाई, आपने बहुत ही जिसे कहते हैं कैंडिड अंदाज में, बिला तकल्लुफ़ रंग में अपने ख़यालात का भी इज़हार किया और अपनी दर्द को भी हमारे साथ शेयर किया। आपका जो दर्द हम तक पहुंचा है, हमारे व्यूज़ तक पहुंचा है, उसके पीछे जो कर्ब है और उसके पीछे की जो जद्दोजहद है और जो सफ़र है, वो हम सब बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपके साथ हम बातचीत जारी रखेंगे और बहुत सारी बातें आने वाले शोज़ में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भाई। और बातचीत आपने सुनी बहुत ही बिला तकल्लुफ़ ढंग में जनाब डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब की, हमारे आज के स्पेशल यूके टॉक शो में। Tech TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time.